हाय दोस्तों, स्मार्ट वेज स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सेमेस्टर 1 का चैप्टर 5, जिसमें है सोल्डरिंग एवं दृष्ट धारा सिद्धांत। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी से हो सके। दोस्तों, देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो समान या भिन्न धातुओं के तारों, टुकड़ों आदि को ऊष्मा परिक्रिया द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उत्तर है सोल्डरिंग कहलाती है। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग क्रिया में जोड़ने वाली धातु के अतिरिक्त प्रयोग में आने वाली तीसरी धातु को क्या कहते हैं? उत्तर है फिलर धातु अथवा सोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट है, फिलर धातु का निर्माण किन धातुओं से किया जाता है? उत्तर है सीसा एवं टिन से बनी मिश्र धातु द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, फिलर धातु का गलनांक किस स्तर का होना चाहिए? उत्तर है फिलर धातु का गलनांक सदैव जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग प्रक्रिया द्वारा निर्मित जोड़ों की क्या विशेषता होती है? उत्तर है यह जोड़ को स्थायित्व प्रदान करता है तथा जोड़ में से विद्युत धारा का प्रवाह 100% तक संभव होता है। नेक्स्ट है, सोल्डर कितने प्रकार का होता है? तो सोल्डर दो प्रकार का होता है, पहला कठोर सोल्डर और दूसरा नरम सोल्डर। नेक्स्ट है, कठोर सोल्डर का गलनांक एवं उपयोग बताइए। उत्तर है इसका गलनांक अन्य सोल्डर्स की अपेक्षा अधिक होता है। इसका उपयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं के बड़े आकार के टुकड़ों, मोटे तारों अथवा केबल के जोड़ों पर टाँका लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, स्पेल्टर किस प्रकार का सोल्डर है? इसके उपयोग भी बताइए। उत्तर है स्पेल्टर कठोर सोल्डर की श्रेणी में आता है। इसका उपयोग प्लम्बर एवं शीट मेटल व्यवसायों में ब्रीजिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, सिल्वर सोल्डर का गलनांक एवं उपयोग बताइए। उत्तर है इसका गलनांक स्पेल्टर के गलनांक से कम होता है। इसका उपयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं की वस्तुओं में टाँका लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, नरम सोल्डर बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है? इसमें टिन की मात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है इसके निर्माण में टिन एवं सीसा धातुओं का प्रयोग करते हैं। सोल्डर में टिन की मात्रा जितनी अधिक रखी जाती है, सोल्डर का गलनांक उतना ही कम हो जाता है। नेक्स्ट है, वैद्युतिक उपकरणों के लिए उपयुक्त सोल्डर में टिन एवं लेड की प्रतिशतता बताइए। तो उत्तर है टिन 50% तथा लेड भी 50%, दोनों 50-50% होता है। लेकिन और कहीं कहीं आपको टिन 63% तथा लेड 37% ही लिखा हुआ मिलता है। तो अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो टिन 63 और तथा लेड 37% ही होता है। और इलेक्ट्रीशियन के लिए जो रखा जाता है वो टिन 63 तथा लेड 37 का ही वैद्युतिक उपकरण उपयोग लाया जाता है। अब प्रश्न संख्या 12 है, रेडियो टीवी कार्यों के लिए उपयुक्त सोल्डर में टिन एवं लेड की प्रतिशतता कितनी होती है? तो उत्तर है टिन 20% तथा टिन 80% तथा लेड 20%। दोस्तों, एक बात और आप लोग को बता देता हूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। और बहुत ही जल्द मैं इन 5 चैप्टर का पहले मैराथन ले लूँगा, उसके बाद फिर आगे के चैप्टर भी फुल कवर करवा दूँगा। तो हमारा नेक्स्ट है, फ्लक्स का सोल्डरिंग क्रिया में क्या कार्य होता है? उत्तर है सोल्डरिंग क्रिया को सरलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स अधात्विक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। यह ऑक्सीकरण से बचाव, जोड़ को साफ एवं सोल्डर के
बहाव को सुगमता प्रदान करता है। और जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो इस सब में मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो न्यूमेरिकल का अलग से सारा वीडियो में बना दूंगा। नेक्स्ट है, फ्लक्स बाजार में किस रूप में उपलब्ध होता है? उत्तर है चूर्ण तथा लेड के रूप में। नेक्स्ट है, वैद्युतिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली सोल्डरिंग विधियाँ कौन सी है? उत्तर है सोल्डरिंग आयरन द्वारा, दूसरा है ब्लू लैंप द्वारा तथा सोल्डरिंग पात्र और कड़छी द्वारा। नेक्स्ट है, वैद्युतिक कार्य के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर कार्ड एवं फ्लक्स की आवश्यकता होती है? उत्तर है 65 वाट या 125 वाट और 220 वोल्ट एसी वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर कार्ड तथा फ्लक्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, सोल्डर कार्ड को कहाँ पर पिघलाया जाता है? उत्तर है इसे जोड़ पर पिघलाया जाता है, ना कि सोल्डरिंग आयरन की बीट पर। नेक्स्ट है, ब्लो लैंप द्वारा सोल्डरिंग करने के लिए किनकी आवश्यकता होती है? उत्तर है ब्लो लैंप, सोल्डर रोड एवं फ्लैक्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग पात्र एवं कड़छी द्वारा सोल्डरिंग करने के लिए किनकी आवश्यकता होती है? उत्तर है सोल्डरिंग पात्र, कड़छी, शोल्डर रोड एवं फ्लक्स के द्वारा। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग पात्र को कहाँ पर रखना चाहिए तथा इसे थोड़ा थोड़ा क्यों हिलाते रहना चाहिए? उत्तर है इसे जोड़ के नीचे रखना चाहिए। इसे थोड़ा थोड़ा हिलाने से सोल्डर के घटक टीन व शीशा, ये भी याद रख सकते हैं सोल्डर का घटक क्या क्या है, तो याद रखिएगा टीन व शीशा मिश्रित अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग आयरन की बीट किस धातु की बनी होती है? उत्तर है तांबा की बनी होती है। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग करने से पहले जोड़ पर क्या करना चाहिए? उत्तर है जोड़ को खुरचकर साफ और चिकनाई रहित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग के पश्चात अवशिष्ट फ्लक्स का क्या करना चाहिए? उत्तर है अवशिष्ट फ्लक्स को जोड़ पर से साफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग एवं वेल्डिंग में क्या अंतर होता है? उत्तर है सोल्डरिंग में जोड़ की धातु को केवल गर्म किया जाता है, जबकि वेल्डिंग में जोड़ की धातु को पिघलाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रेजिंग में किसका टांका लगाया जाता है तथा किनका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है पीतल का टांका लगाते हैं तथा ब्लो लैंप, वेल्डिंग, टॉर्च आदि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एवं वेल्डिंग में कौन सा जोड़ सर्वाधिक मजबूत एवं अस्थायी प्रक्रिया का होता है? तो वेल्डिंग। नेक्स्ट है, ओम का नियम बताइए। I=RV वाला जो होता है ना वो दोस्तों, तो ये है नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे है ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? तो जैसे देखिए उत्तर है R=V/I। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट है V=IR अथवा I=V/R, जहाँ R प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ओम, और V विभवांतर है, उसका SI यूनिट क्या होता है? तो उसका वोल्ट, और I विद्युत धारा है, विद्युत धारा का SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर। अगर विद्युत आवेश का पूछे तो अब दोस्तों कूलम। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत बार ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ओम के नियम का प्रतिपादन करने के लिए किन पात्रों एवं सामग्री की आवश्यकता होती है? तो उत्तर है एमीटर, वोल्टमीटर, रिहोस्टेट, प्रतिरोधक, बैटरी, फ्लेक्सिबल तार व पुश बटन स्विच। नेक्स्ट है, यदि किसी 20 ओम के प्रतिरोध में से 2.5 मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो तो उसके सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा कि उत्तर में R= तो हम लोग का दे दिया है 20 ओम,
तो यहाँ 20 ओम होगा दोस्तों, 200 नहीं होगा, 20 ओम होगा, वो गलती से लिखा गया होगा 20 ओम। और इनटू देखिए यहाँ आई इज इक्वल टू है 2.5 एम्पियर, 1 नहीं आई होगा। ओम के नियम अनुसार V इज इक्वल टू आई आर, तो गुना करेंगे 2.5 इंटू 20 ओम को, और इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 50 ओम, 50 वोल्ट। यही होगा आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है क्या, यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मैं रुकिए कोशिश करता हूँ, अगर कहीं सुधारने की आवश्यकता हो तो। हाँ तो जैसे देखिए हो जाएगा यहाँ पर आपका V इज इक्वल टू आई आर, तो 2.5 इंटू आपका हो जाएगा 20, तो आप गुना कीजिएगा, 25 दूना 50, ये आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों। नेक्स्ट अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया, अरे सॉरी दोस्तों, कट गया पूरा का पूरा फाइल ही, 1 मिनट, ये हमारा आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध एवं उसकी लंबाई में क्या संबंध होता है? उत्तर है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है किसी चालक के प्रतिरोध एवं उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है? तो इसका उत्तर है किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका नेक्स्ट है प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो चालक की किसमें पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है? प्रतिरोध के नियम का सूत्र बताइए। तो प्रतिरोध के नियम का सूत्र है R इज इक्वल टू रो L बाई A, जहाँ R प्रतिरोध है, P प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, I प्रतिरोधक की लंबाई है, और A प्रतिरोधक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, जहाँ प्रतिरोध का यूनिट ओम होता है, प्रतिरोधकता का यूनिट SI यूनिट ओम सेंटीमीटर होता है, और नेक्स्ट प्रतिरोधकता की लंबाई का सेंटीमीटर होता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का भी सेंटीमीटर होता है। बहुत बार एक और फार्मूला पूछ लिया जाता है, तो वो फार्मूला मैं बता देता हूँ। हो जाएगा R इज इक्वल टू J बाई E L बाई A ओम। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको आगे की ओर बढ़ता हूँ, और अब देखिएगा नेक्स्ट है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है? उत्तर है किसी पदार्थ के एक ऐसी लंबे तथा एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो है, अब मैंने पहले भी बताया, आगे पीछे भी, और अभी भी बता दे रहा हूँ कि इसका ओम सेंटीमीटर है। ये बहुत बार डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है अधिकांश धातुओं एवं मिश्र धातुओं पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है इसका प्रतिरोध तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट है अधिकांश अधातुओं अर्धचालकों एवं अपघटक ये कह सकते हैं विलयनों पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है इनका प्रतिरोध तापमान वृद्धि के साथ घटता है। नेक्स्ट है तापमान गुणांक की परिभाषा बताइए। तो इसका और एक ये चीज़ और इसमें याद आ गया तो मैं बता देता हूँ, इसका बहुत बार यूनिट पूछता है दोस्तों। तो इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। अगर आगे भी आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी बता दिया। सॉरी दोस्तों, फिर से कट गया, 1 मिनट, इसको हटिया। तो इसका उत्तर होगा किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध मान में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान परिवर्तन के लिए होने वाली वृद्धि या कमी उस पदार्थ का तापमान गुणांक कहलाता है। 40वां नंबर क्वेश्चन है ताप गुणांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है इसे अल्फ़ा से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका यूनिट है, मैंने अभी आपको बताया था, ये पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है चालकता
किससे कहते हैं? तो इसमें बहुत बार एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, चालकता किस पर निर्भर करती है? तो इसमें आप लिखिएगा टेम्परेचर पर और पदार्थ की मात्रा पर। इस क्वेश्चन का उत्तर है जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, उसी प्रकार इसके विपरीत चालकता विद्युत धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करती है। नेक्स्ट है, चालकता को किससे प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक क्या है? तो इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक है साइमन। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता की परिभाषा बताइए। उत्तर है विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाती है। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता का चिन्ह एवं मात्रक क्या होता है? तो इसका चिन्ह होता है सिग्मा तथा इसका मात्रक होता है साइमन प्रति सेंटीमीटर। ये तो सैम्बल नहीं पूछता ज़्यादातर दोस्तों, लेकिन आप इसका जो यूनिट है साइमन प्रति सेंटीमीटर, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कार्य किसे कहते हैं? उत्तर है किसी बल के द्वारा किसी वस्तु को निर्दिष्ट दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। नेक्स्ट है कार्य का सूत्र एवं मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन या W इज इक्वल टू F इंटू S, इसका मात्रक जूल है। और इसका दूसरा मात्रक जैसे जूल बराबर न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, तो उस तरह इसका मात्रक न्यूटन मीटर भी है। नेक्स्ट है वैद्युतिक कार्य किसे कहते हैं? उत्तर है वैद्युतिक परिपथों में विद्युत वाहक बल EMF के प्रभाव से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे वैद्युतिक कार्य कहते हैं। नेक्स्ट है वैद्युतिक कार्य का सूत्र एवं मात्रक क्या होता है? उत्तर है वैद्युतिक कार्य इज इक्वल टू EMF हो गया, EMF विद्युत वाहक बल इंटू विद्युत धारा इंटू समय, W इज इक्वल टू VIT वाट सेकेंड। नेक्स्ट है शक्ति की परिभाषा दीजिए। उत्तर है कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ये आप 8, 9, 10 में भी पढ़े होंगे दोस्तों, और इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपको तो इतना पता होना चाहिए कि शक्ति किसे कहते हैं। और शक्ति का यूनिट भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है शक्ति का सूत्र एवं मात्रक क्या होता है? उत्तर है शक्ति इज इक्वल टू किया गया कार्य बटा समय होता है, या P इज इक्वल टू W/T जूल पर सेकेंड, या इसका यूनिट में आप लिख सकते हैं, इसका यूनिट शक्ति का यूनिट जूल पर सेकेंड या न्यूटन मीटर सेकेंड। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर का ब्रिटिश व मैट्रिक में वाट में सापेक्ष में मान बताइए। तो यहाँ है 1 हॉर्स पावर, HP का बहुत फुल फॉर्म अगर पूछे तो हॉर्स पावर हो जाएगा ब्रिटिश के मान के अनुसार 16 जूल से जूल पर सेकेंड, या वाट होता है 400, इसको आप बोल सकते हैं 746 जूल पर सेकेंड भी होता है। और यहाँ 1 HP मीट्रिक में होता है 735, यहाँ 16 के जगह पर होगा दोस्तों 746। नेक्स्ट है भारतवर्ष में कौन सी प्रणाली लागू है? तो मीट्रिक प्रणाली लागू है, MKS सिस्टम। नेक्स्ट है यांत्रिक दक्षता का सूत्र बताइए। यांत्रिक दक्षता का सूत्र होता है यांत्रिक दक्षता इज इक्वल टू ब्रेक हॉर्स पावर बाय उत्पन्न कुल शक्ति इंटू 100, या N इज इक्वल टू BHP बाय IHP इंटू 100। नेक्स्ट है कुल शक्ति व्यय की परिभाषा एवं सूत्र बताइए। उत्तर है किसी परिपथ का कुल शक्ति व्यय उसके घटकों द्वारा किए गए पृथक शक्ति व्ययों के योग के तुल्य होता है। PR इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट जितना तक रहे उतना, लास्ट में PA तक। नेक्स्ट है ऊर्जा किसे कहते हैं? उत्तर है कार्य करने की क्षमता या दर को ऊर्जा कहते हैं। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा इज इक्वल टू कार्य इंटू समय होता है, और कार्य का ऊर्जा का या कार्य का मात्रक जो है जूल होता है, और E इज इक्वल टू वाट इंटू टाइम, वर्क इंटू टाइम। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा एवं सूत्र क्या है? तो है किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है वह
स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। यहाँ स्थितिज ऊर्जा का भी जूल ही होता है यूनिट, इसीलिए लास्ट में जूल लिख दिया गया है और यह उसका फार्मूला हो गया। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा की परिभाषा एवं सूत्र क्या है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है और गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर होता है। के इज इक्वल टू 1/2 इंटू mv² जूल में। नेक्स्ट है वैद्युतिक ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट अथवा ये बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BOT अथवा यूनिट ये होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट अथवा यूनिट होता है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। और एक बोर्ड यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट घंटा या 1 kWh। नेक्स्ट है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव की गणना करने के लिए कौन सी नियम प्रयोग की जाती है। उत्तर है जूल नामक वैज्ञानिक द्वारा स्थापित नियम। नेक्स्ट है जूल का नियम बताइए। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। उस चालक में पैदा हुई ऊष्मा की मात्रा विद्युत धारा के मान के वर्ग प्रतिरोध वक्र, यहाँ वक्र होगा दोस्तों, के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। H इज इक्वल टू I² इंटू R इंटू T जूल। नेक्स्ट है विद्युत क्षमता किसे कहते हैं। किसी वैद्युतिक उपकरण में आउटपुट का इनपुट से अनुपात उसकी क्षमता कहलाती है या दक्षता कहलाती है। आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। नेक्स्ट है 1 किलो कैलोरी का जूल में मान क्या होता है। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 41 इंटू 80 जूल होता है। 80 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी का संबंध जूल से क्या है। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4180 जूल। नेक्स्ट है ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सूत्र बताइए। H इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T कैलोरी होता है। H इज इक्वल टू हो गया ऊष्मा कैलोरी में, M द्रव्यमान हो गया ग्राम में, S द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा हो गया और डेल्टा T हो गया तापांतर और डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट है जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है जटिल दृष्टि धारा DC मोटर DC जनित परिपथों के लिए किस रूसी वैज्ञानिक ने 2 नियम प्रतिपादित किए। तो है किरचॉफ्स ने। किरचॉफ्स का भी 2 रूल है दोस्तों। नेक्स्ट है किरचॉफ के कितने नियम हैं। 2 नियम है विद्युत धारा नियम KCL और वोल्टेज नियम KVL। इसका है 2 नियम, मैं लिख देता हूं दोस्तों। इसका 2 नियम है। एक पहला नियम KCL और दूसरा नियम हो गया KVL और बहुत बार पूछ लिया जाता है तो कि पहला नियम उसका कौन है। तो पहला नियम देखिए दोस्तों, याद करने के लिए C पहले आता है तो आप याद रखिएगा कि C आया मतलब ये पहला नियम है और V बाद में आता है तो ये दूसरा नियम है। बहुत बार डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि पहला नियम कौन है दूसरा नियम कौन है, तो आप बता सकते हैं कि पहला नियम C पहले आया तो KCL है, दूसरा नियम V लास्ट में आया तो KVL है। नेक्स्ट है दोस्तों किरचॉफ्स का विद्युत धारा नियम क्या है। उत्तर है किसी बंद दृष्टि धारा परिपथ में चालकों के संगम पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए दोस्तों यहाँ शून्य होता है, लिख दिया गया है शून्य होता है। किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम क्या बताता है। उत्तर है किसी बंद DC परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग परिपथ के घटकों के वोल्टेज ड्रॉपों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने प्रतिरोधक लगाए जाते हैं। तो 4। इसका अगर आपको पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं दोस्तों कि ये एक ऐसे हो गया, एक यहाँ फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड 4 यहाँ हो जाता है आपका G। ये हो गया मान लीजिए 1
रजिस्टर 1 2 3 4, ये आपका ऐसे निकल गया। तो आपका ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये निकला तो आपका ये और ये समान रहेगा, मतलब संतुलित करना है R1 इंटू R3, R1 R3 R2 और R4। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिखता हूँ। R1 R2 R3 R4, ये हो गया G। अब आपका मान लीजिए यहाँ से आपका ये निकल गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से संतुलित करने के लिए इसको R1 इंटू R3 और यहाँ से आप करना होगा R2 और R4, ये संतुलित हो जाएगा दोस्तों। फिर इसको हम आगे बनाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, तो आज यहीं तक था। नेक्स्ट में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा चैप्टर 5 का, चैप्टर 6 का। उससे पहले मैं अभी तक जितना भी पढ़ाया हूँ चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। और अभी मैं कुछ दिन में ही इसका पूरा एक कल या परसों में पूरा जितना तक पढ़ाया हूँ उस सब का एक मैराथन ले लूँगा चैप्टर 1 से 5 तक का, और फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू 6 7 8 को बढ़ाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल में अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।